अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि P and Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट P ग्रेटर देन Q, P जो है वो ग्रेटर है Q से। अब P ग्रेटर है Q से, अब कहा गया कि एक्यूट एंगल है, तो आप सपोज करो कि P जो होगा वो 60 डिग्री का होगा और Q जो होगा इसको आप 30 डिग्री मान लो। तो यहां पे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, इसमें से कौन सा निश्चित तौर पे सही होगा। कैसे पता करेंगे? अब देखो साइन P, इसका मतलब साइन 60 और ये लेस देन साइन 30। अब आपको ये पता है कि साइन का जब हम लोग 0 से आगे की ओर 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। इसका मतलब साइन 60 कभी भी लेस नहीं हो सकता है साइन 30 के कंपैरिजन में। बातें समझ में आ गई? नहीं तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। साइन 60 की बात करें इसका वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 की बात करें इसका वैल्यू होता है 1/2 और आपको पता है कि कभी भी √3/2 ग्रेटर होगा 1/2 के कंपैरिजन में, इसलिए गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपको दिया गया tan P, इट मींस tan 60 डिग्री और ये ग्रेटर हो जाएगा किससे? तो tan Q, इट मींस tan 30 डिग्री के। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और कभी भी √3 ग्रेटर हो जाएगा 1/√3 से, तो ऐसे कंडीशन में आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो कॉस के कंडीशन में, लेकिन हमें आंसर मिल गया तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री का है। एंगल Q कितना का है? 90 डिग्री का है। विच ऑफ दिस इज ऑलवेज 0, इसमें से कौन सा 0 होगा? अब आपको यह पता है कि Q आपको 90 का दिया गया और ट्रायंगल का नाम क्या है? तो ट्रायंगल PQR है। अब सपोज करो कि ये रहा आपका PQR, P ये रहा, Q ये रहा और R ये रहा, ये 90 का हो गया। ओके, अब कहा गया कि विच ऑफ दिस इज ऑलवेज 0, इसमें से कौन सा ऑलवेज 0 होगा? तो यहां से देखो, एक को आप 60 मान लो और एक को 30 मान लो। हम लोग सपोज करते हैं कि ये 60 डिग्री का रहा, या इसको आप 60 मान लो और इसको आप 30 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 और 30 हमने मान लिया। क्वेश्चन में कहा गया कि cos P माइनस sec R। अब देखो कि cos P इसका मतलब cos 60 डिग्री माइनस sec R, इट मीन sec 30 डिग्री। अब आपको यह पता है कि cos 60 का वैल्यू कितना है? 1/2 होता है माइनस, अब देखो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। इसको अगर आप करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब आप सेकंड को चेक कर लो, tan P और माइनस cot R। अब यहां पे देखो P कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का, इसका मतलब tan 60 और माइनस cot R, इसका मतलब cot 30। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे tan 60 किसके इक्वल होता है? तो आप बोलोगे √3 के इक्वल होता है। और यहां पे cot 30 भी किसके इक्वल होता है? √3 के इक्वल होता है और ये कितना आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब चाहो तो आप आगे भी चेक कर सकते हो। जैसे कि देखो साइन P है, यहां पे कितना आ जाएगा? साइन 60 माइनस cosec R है, इसका मतलब cosec R के प्लेस पे 30। अब देखो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस cosec 30 का वैल्यू होता है 2। अब देखो कि कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं आने वाला है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने इसको 60 कर लिया, इसको 30 कर लिया, तो आपका आंसर तो आ गया, लेकिन अगर ये 30 हो जाए और ये 60 हो जाए तो? अगर देखो कि ये 30 होगा, ये 60 होगा, तो भी कंडीशन चेंज करने पे आपका आंसर क्या होगा? इसमें 0 के इक्वल ही आएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया कि इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। मतलब कहा गया कि सपोज करो कि ये इस तरह का यहां पे एक पोल है, ये इसका शैडो रहा, यहां पे इसको ज्वाइन कर लो। इसको हम लोग मान लेते हैं ये P रहा, ये Q रहा और ये R रहा, 90 डिग्री का होगा। अब कहा गया कि द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। हम लोग √3 इसको x मान लेते हैं। अगर लेंथ ऑफ शैडो को x मानोगे तो हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा? √3x हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज। इसका मतलब यहां से आपसे पूछा गया कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मतलब यहां से आपको थीटा पूछा गया। तो आप एक चीज बताओ
कि हम लोग यहां पे रिलेशन किसका दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर और बेस का दिख रहा है, तो हम लोग क्या लेते हैं, टेन लेते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा पी क्यू और बाई क्यू आर के। इसका मतलब देखो कि पी क्यू के प्लेस पे कितना है, √3x है, क्यू आर के प्लेस पे क्या है, x है, और ये इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के। x से x को कैंसिल कर लो, तो यहां से आपको मिल गया टेन थीटा इक्वल्स टू √3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टेन में कितना डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल, बोलोगे सर 1060 का वैल्यू। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1060 डिग्री के। 10 से 10 कैंसिल कर लो, तो यहां से आपको थीटा मिल गया 60 डिग्री। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शो बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर O, ओके, कार्य के कॉर्ड MN सबटेंडेड एन एंगल एट O, ओके, कार्य के विच ऑफ दिस इज ट्रू फॉर द सर्कल। अब इसमें से कौन सा ट्रू होगा सर्कल के लिए। अब देखो एक चीज कि हमें फर्स्ट में क्या दिया गया, यहां पे समझो हमें फर्स्ट में ये दे रखा है कि x/360 और ये इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क MPN, लेंथ ऑफ आर्क MPN बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस, डायरेक्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस रहने दो। अब एक चीज देखो गौर से, यहां से ये आपको मिल गया x/360 और आपको ये पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। अब बोलोगे सर 2 पाई आर थीटा होता है और बाय 360, तो 2 पाई आर और थीटा के प्लेस पे यहां पे कितना आ जाएगा, तो x और बाय कितना आ जाएगा 360 और इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर 2 पाई आर होता है, यहां पे आ जाएगा आपको 2 पाई आर। अब एक चीज बताओ, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, यहां से आपको कितना मिल गया, x/360 मिल गया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, अब आप सेकंड को चेक कर लो। इक्वल्स टू ये होना चाहिए माइनर सेक्टर ऑफ एरिया। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। यहां से आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 और इनटू डिवाइड में क्या दिया गया, तो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पे आप पुट कर लो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा के प्लेस पे क्या करना है, यहां पे थीटा जो है वो x डिग्री का दिया गया है, आपको यहां पे x पुट कर लेना है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, यहां से कितना मिल गया, x/360 और ये इक्वल आपको दिखाई दे रहा है x/360 के। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं तो ये भी ट्रू हो गया। तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया गया, बोथ 1 and 2, ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। इसका मतलब 14 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 102 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज। मतलब कहा गया कि सर्कमफ्रेंस और रेडियस का सम 102 है, तो आपसे पूछा गया कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। अब एक बात बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। अब बोलोगे सर 2 पाई आर होता है, रेडियस इट मींस आर, और इस दोनों का सम कितना दिया गया, ये आपको 102 दे रखा है। ओके, यहां से आपसे रेडियस पूछ लिया गया। अब देखो कि आप चाहो तो आर को कॉमन भी ले सकते हो। आर को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2 पाई + 1 और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 102 के। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा r इंटू 2 इंटू 22/7 और +1 और ये इक्वल हो जाएगा 102 के। इसको आप यहां से लिख सकते हो r इंटू 22 2 जा 44, 44/7 और +1 और ये इक्वल हो जाएगा 102 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो r इंटू 44 और +7 और डिवाइडेड बाय 7 और ये इक्वल हो जाएगा 102 के। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये r इंटू 44 और 7 51, 51/7 और ये इक्वल हो जाएगा 102 के। तो यहां पे 51 2 टाइम्स करेंगे तो 100
2 आ जाएगा। r इक्वल्स टू कितना होगा, तो 2 इंटू 7 कर लो, या इसको आप 14 कह सकते हो। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो आपको मिल गया 14 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई। तो आपसे क्या पूछा गया था, रेडियस ऑफ सर्कल पूछा गया था, तो रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर का आ गया। तो यहां से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ए नंबर वाज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100, मतलब कहा गया कि 1 to 100 और इंक्लूसिव ऑफ बोथ नंबर, मतलब 1 को भी लेना है और 100 को भी लेना है। कहा गया कि इट वाज फाउंड टू बी मल्टीपल ऑफ 10, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो, सबसे पहले आपको कहां से दिया गया, तो 1 to 100 तक का नंबर दिया गया, 1 2 3 4, और ये कहां तक का दिया गया, ये 100 तक का दिया गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन कहा गया कि इट वाज फाउंड टू बी मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 10, अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 की बात करें तो आ जाएगा 10 20 30 40 50 50 60 70 80 90 और 100। ओके, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इट वाज प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब इसमें आप ये सेलेक्ट करो कि इसमें मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं। मल्टीपल ऑफ 5 की अगर बात करें, मल्टीपल ऑफ 5, अब एक बात बताओ, सारे के सारे नंबर जो भी 10 के मल्टीपल हैं वो 5 के भी मल्टीपल होंगे। इसका मतलब यहां से यहां तक आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 20 30 40 50, यहां पे 50 60 सारे के सारे हो जाएंगे। तो अब यहां पे आप मल्टीपल ऑफ 5 ना लिख करके आप डायरेक्ट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख लो। ये आपका बन जाएगा क्या, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2, यहां पे टोटल 10 आ गए, क्योंकि सारे के सारे नंबर यहां पे 10 20 30 सभी 5 के मल्टीपल होंगे। अब देखो कि फेवरेबल आउटकम्स आपको मिल गए और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो 10 है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया मल्टीपल ऑफ 5, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5। तो ये डायरेक्ट आप यहां पे लिख सकते हो, ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 10/10, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 10, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी 10, इसका मतलब 10 इज डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। यहां पे 1 आपको कहां पे दिया गया, ये हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 16 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एट अ पार्टी देयर इज 1 लास्ट पिज्जा स्लाइस एंड 2 पीपल, कौन सब है, अनन्या एंड प्रणीत, who want it to decide who gets the last slice. 2 fair 6-sided dice are rolled. If the largest number of the rolls is 1 3 or 6, Ananya would get the last slice and 2 4 5 Praneeth would get it. Okay, कहा गया कि in a random roll of dice who has a higher chance of getting the last pizza slice, इसका मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसी का ज्यादा चांस होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे देखो जैसे ही हम लोग 2 डाइस को रोल आउट करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या सब आएंगे, ये आपको आ जाएगा यहां से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 4 2 5 और 2 6। इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6।
अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 36 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अनन्या के बारे में कि 1, 3 और 6 आना चाहिए सम, तो 1 तो नहीं आएगा किसी को सम करके, आपको चेक करना है 3 और 6। तो यहां पे 3 और 6 की अगर हम बात करें तो यहां पे एक बार आप ले लो 5, 1, 6 आ जाएगा, 2, 1, 3, 4, 2, 6 और इसके बाद 3, 3, 6 और 3, 2, 5, 3, 1, 4, 4, 3, 7 ये तो नहीं लेना है। अब चलो 4, अब देखो 5, 1, 6 आ जाएगा, 4, 2, 6 आ जाएगा, तो यहां पे टोटल कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अनन्या के लिए, तो ये क्या अनन्या के लिए कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इट में 7/36 आ गया। अब चलो बात कर लेते हैं किसकी, तो अब बातें हो रही है प्रणीत की। प्रणीत में क्या है कि सम 2, 4 और 5 आना चाहिए। अब 2, 4, 5 आना चाहिए, तो यहां पे देखो आप, हम लोग इसका ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे कितना आना चाहिए, तो 2, 4 और 5 आना चाहिए, तो 1 और 1 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद 1 और 1 2 आ गया, और इसके बाद 3 और 1 4 आ गया। इसके बाद ये आपको आ गया 3, 1, 4 और इसके बाद 4, 1, 5 आ गया। ओके, और इसके बाद आगे रहने दो, और हमें 2, 1, 3 आ गया, 2, 2, 4 ये आ गया। इसके बाद 2, 3, 5 आ गया, और इसके बाद 3, 1, 4 यहां भी आ गया, 3, 2, 5 ये रहा, और इसके बाद 4, 3, 7, 5, 3, 8, 6, 3, 9 नहीं लेना है, 4, 1, 5 आ गया, 4, 3, 7 नहीं लेना है, 4, 4, 8 ये सब नहीं लेना है, 5, 1, 6 है नहीं लेना है, 5, 2 नहीं लेना है, ये सब नहीं लेना है। अब 6, 1 किसी को नहीं लेना है, तो यहां से कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां से अगर हम बात करें इसका, तो ये कितना आ गया, तो ये आपको आ गया प्रोबेबिलिटी किसका, तो प्रणीत का, तो ये आपको आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 आ गए। तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 8/36 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 7/36 से, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 8/36 ये प्रणीत की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रणीत का बेटर चांस है पिज्जा स्लाइस मिलने का। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इट में 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 80 जेमर्स ऑन हाउ मेनी गेम्स, सॉरी यहां पे हम गेम्स को गलत प्रोनाउंस कर लिए, यहां पे गेम्स है 80 गेम्स है, एंड हाउ मेनी गेम्स डिड दे प्लान इन 6 days। कह रहे कि द डेटा इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल क्लास। अब एक चीज बताओ कि मॉडल क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो वही मॉडल क्लास बनता है। यहां पे देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका, बोलोगे सर 24 का, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो मॉडल क्लास 2 to 3 हो जाएगा। 2 to 3 इस 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए में आपको दिया गया असर्शन में कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना होना चाहिए। अब चेक करके देखना पड़ेगा हो रहा है या नहीं। हमें क्या दिया गया, हमें दे रखा है यहां पे रेडियस आर कितना है 7 सेंटीमीटर का, एच कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर का। अब हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई की प्लेस पे 22/7, और आर स्क्वायर की बात करें तो ये आ जाएगा 7 × 7, और एच के प्लेस पे 10 आ जाएगा। 7 से 7 को कैंसिल कर लो,
यहां पे कितना आ जाएगा, 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जब 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जब 14 1 15 और यहां पे 0 पुट कर लो। यूनिट क्या है तो सेंटीमीटर, ये आपको आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब असर्शन आपका सही है। सेकंड में क्या पूछा गया, रीजन में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द असर्शंस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपसे क्या पूछा गया, द CSA ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि 2 पाई RH होता है, तो 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7। रेडियस कितना है, तो रेडियस 7 है, और हाइट कितना है, हाइट 10 है। 7 से 7 को कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 2 से तो 44 आ जाएगा, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करते ही 440 आ जाएगा, और यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब देखो कि सेकंड जो है, इट मींस रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का। ऐसे कंडीशन में आपको पता है ए और बी दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, तो इसका एक वन आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोथ असर्शन एंड इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा आंसर ए। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए में आपको दिया गया कि इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, फाइंड द सेवंथ टर्म। कहा गया कि देन सेवंथ टर्म इज 33। ये तो चेक करके देखना पड़ेगा। दिया गया है सेकंड टर्म, इसका मतलब आपको T2 दिया गया, किसके इक्वल, ये आपको दिया है 13 के इक्वल। इसको आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी कह सकते हो, और ये A प्लस डी 13 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या कहा गया कि फिफ्थ टर्म 25 है, इसका मतलब आपको T5 दिया गया है 25 के इक्वल। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा A प्लस 4D और इक्वल्स टू ये आ जाएगा 25 के। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 4 को A से मल्टीप्लाई करने पे 4A, 4 को D से मल्टीप्लाई करने पे 4D, और ये इक्वल आ जाएगा 13 4 जा 52। यहां पे A अब प्लस कितना आ जाएगा 4D, और ये इक्वल आ जाएगा 25 के। साइन चेंज करो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 4A माइनस A 3 आ गया, इक्वल्स टू यहां पे 12 माइनस 5 तो 7, और 4 माइनस 2 तो 2। यहां से A कितना मिल गया, A आपको आ गया 27/3, इट मींस 9 आ गया। A आपको 9 आ गया। अब A का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो ताकि D आ सके। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो यह आपको आ जाएगा A प्लस डी, इसका मतलब 9 अब प्लस D इक्वल आ जाएगा 13 के। यहां से आपको D कितना मिल गया, तो 13 माइनस 9 इट मींस 4 के इक्वल मिल गया। अब A और D आपको पता है, और पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया कि सेवंथ टर्म जो होगा वो 33 के इक्वल होगा। इसका मतलब T7 फाइंड कर लो। फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब 7 माइनस 1 और इंटू डी के प्लेस पे 4 आ जाएगा। A कितना आ गया, तो A इट मीन्स फर्स्ट टर्म, और A आपने 9 फाइंड किया, तो 9 अ प्लस 6 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, तो 9 अ प्लस 24, इट मीन्स कितना मिल गया 33 मिल गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन को चेक कर लो। रीजन में कहा गया कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, इसका मतलब आपको डी दे रखा है 5। कॉमन डिफरेंस इट मींस डी 5 के इक्वल है। कहा गया कि देन A18 माइनस A13 इज 25। अब A18 और माइनस A13 और ये इक्वल होगा किसके, 25 के। अब एक चीज बताओ कि A18 को आप क्या कह सकते हो, A प्लस 17D कह सकते हो। यहां से हम लोग कह सकते हैं ये A प्लस 17D, और माइनस A13 को क्या कह सकते हो, A प्लस 12D। ये आपको आ जाएगा A प्लस 12D, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 25 के। यहां से 25 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, ये आपको आ जाएगा A प्लस 17D और माइनस A माइनस 12D, और ये इक्वल हो गया 25 के। अब A से A कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखो कि यहां पे कितना आ गया, ये आपको A18 था और एक कितना है A13, बिल्कुल ओके है, माइनस A13, और इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 12D इक्वल 25 के। अब यहां A और A कैंसिल हो गया।
यहां से 17d और -12d, बोलोगे सर 5d आएगा, 5d, और ये इक्वल किसके होना चाहिए, 25 के। अब यहां वैल्यू पुट करो, d कितना है 5 है, तो यहां से 5 × 5, और ये कितना आ गया 25 के इक्वल, तो यहां से देखो कि 25 और 25 इक्वल आ गया। ओके, ये वाला भी, इसका मतलब रीजन भी इसका क्या है, करेक्ट है। अब एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन बताओ कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसर्शन का, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सेक्शन की ओर।